हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 10 का गणित साल में पेपर 2024 का दूसरा सेट कर रहे थे, जिसका कोड था 822 HW। इसके जो इसमें जो खंड 8 है, कौन सा खंड 8 बहुविकल्पी प्रश्न, उसको हम कंप्लीट कर चुके थे, जो 2 पार्ट में है। 10-10 क्वेश्चन के 2 पार्ट में चैनल पे मौजूद है, आप जाकर के इसे देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे बच्चों, खंड 12 है वर्णनात्मक प्रश्न, और ये प्रश्न शुरू होता है कहाँ से, प्रश्न नंबर 21 से। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे अपनी क्लास। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जा रही है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिया करें, और कम से कम अपने एक दोस्त के साथ इसे जरूर शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं अपनी ये क्लास। तो देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में ये कहता है कि सभी भाग हल कीजिए। इसमें देखो का है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो हमें √2 दी गई है, इसे हमें ये बताना है कि ये एक अपरिमेय है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय, ये हमें सिद्ध करना है। तो चूंकि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसका उल्टा हम √2 को क्या मान लेते हैं, एक परिमेय संख्या मानते हैं। परिमेय संख्या मान करके हम इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बेटा, परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया। तो जब हमने इसे परिमेय मान लिया √2, तो ये √2 जो है ये हमारा बराबर होना चाहिए, यानी किसके, p/q की फॉर्म में। जहां आप जानते हैं कि p और q, ये दोनों p और q क्या है, ये सअभाज्य पूर्णांक है। क्या है, सअभाज्य पूर्णांक ये है। और ये जो q हमारा है, ये नॉट इज इक्वल टू 0। अब बात आती है सअभाज्य पूर्णांक। तो सअभाज्य पूर्णांक उसे कहते हैं कि जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, कौन सा, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1। या हम इसी को कहते हैं कि जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है, उस संख्या को हम कहते हैं सअभाज्य पूर्णांक। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैं 2 संख्या लेता हूँ, एक हमारी 5 और दूसरी है 7। अगर हम 5 का गुणनखंड निकालें तो 1 गुणे 5 होगा, और 7 का हम निकालते हैं तो ये 1 गुणे 7 होगा। तो हम कहेंगे कि 1 और 5 में उभयनिष्ठ कौन है, 1 है। यानी कि इन दोनों का HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसलिए हम इसके क्या कहेंगे, सअभाज्य पूर्णांक कहेंगे, क्योंकि 5 और 7 क्या है, पूर्णांक है। तो वही कंडीशन है कि p और q क्या होने चाहिए, ये सअभाज्य पूर्णांक होने चाहिए, और q नॉट इज इक्वल टू 0 होने चाहिए। किसके लिए, परिमेय संख्या होने के लिए। तो √2 को हमने परिमेय माना है, तो √2 ये बराबर होगी किसके, p/q के। अब इसको हम यहाँ ले जाके गुणा कर दें तो ये हो जाएगा हमारा √2q, और बराबर यहाँ किसके बचेगा, p के बचेगा। अब यहाँ पे देखो √2 है ना, रूट में है, ये करड़ी में। तो करड़ी हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ग। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसका वर्ग करेंगे तो हमें इसका भी करना पड़ेगा। तो आगे हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा कि √2q का स्क्वायर बराबर किसमें हो जाएगा, p का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, स्क्वायर से √2 है ना, करड़ी तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या बेटा, यहाँ पे बचेगा 2q स्क्वायर बराबर कितने के बच रहा है, यहाँ पर p स्क्वायर का, यही हो रहा है। तो अब यहाँ पे ये देखो हमारा बन जाता है इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से देखो कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि जब हम q स्क्वायर, ये q स्क्वायर बराबर निकालेंगे, तो इस यहाँ पे देखो 2 का क्या है, गुणा है। तो जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो p स्क्वायर में 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा p स्क्वायर है, ये क्या है, 2 से विभाजित है। समीकरण 1 से ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि p स्क्वायर, ये क्या है, p स्क्वायर ये 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित होगा। तो जब p स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो क्या करेंगे कि ये जो p है, p भी 2 से विभाजित होगा। ये हमारा कंक्लूजन निकल के आता है किससे, समीकरण 1 से। ठीक है, अब आगे हम क्या करते हैं कि आगे हम ये मान लेते हैं कि माना यहाँ पे कि माना ये जो हमारा p है, p बराबर हम ले लेते हैं कोई संख्या 2 के। ठीक है, तो अब इस मान को हम रख देते हैं कहाँ पर, समीकरण 1 में। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो 2k स्क्वायर बराबर, अब p स्क्वायर है तो p की जगह पे हमने रखा 2k, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा देखो 2q स्क्वायर,
ये कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 और ये आ गया के स्क्वायर। तो 2 से हम ये के स्क्वायर 2 करना 2 दूना 4 इसको हम काट देते हैं तो यहाँ बचता है हमारा क्यू स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। ये हमारा बन जाता है समीकरण 2। अब समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से भी कुछ निकल करके सामने आ रहा है, बहुत कुछ निकल के आ रहा है। यहाँ पे जब हम के स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो इधर ले जा करके 2 का गुणा है तो इधर ले जाके हम 2 से डिवाइड करेंगे। मतलब ये हुआ कि समीकरण 2 से ये कंक्लूजन निकल के आता है कि ये जो हमारा क्यू स्क्वायर है, कौन सा ये क्यू स्क्वायर है, ये क्या होगा, ये 2 से विभाजित है। क्या है बेटा, 2 से विभाजित है या होगा, है ना। तो जब क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो हमारा क्यू भी 2 से विभाजित होगा, क्यू भी 2 से विभाजित होगा। ये आ गया ना। तो अब यहाँ पर देखो, अब आगे क्या बात आ रही है कि समीकरण 1 और 2 से क्या कंक्लूजन निकल के आया। कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि चूंकि हमारा P भी 2 से विभाजित हो रहा है और ये Q भी 2 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि P और Q, ये जो 2 हमें संख्याएं दी गई है ना, P अपान Q ये परमेय संख्या, तो P और Q का उभयनिष्ठ, कौन सा, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है तो इसका मतलब ये हुआ √2 है, ये √2 क्या होगी, ये एक परमेय संख्या होगी, यानी कि √2 एक परमेय संख्या है। √2 क्या है, एक परमेय संख्या है। ये निकल के आ रहा है। लेकिन P और Q, ये जो है हमारा P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है। ये हमने कब माना था, क्वेश्चन के शुरू में हमने माना कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है ना। तो जब 1 है तो यहाँ पर एक विरोधाभास पैदा हो रहा है ना। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना कि √2 एक परमेय संख्या है, √2 एक, यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारी गलत कल्पना की √2 एक परमेय संख्या है के कारण पैदा हुआ है, के कारण उत्पन्न हुआ है। यानी कि हमने जो मान लिया, ये कल्पना कर ली कि √2 एक परमेय संख्या है, उसके कारण यहाँ पर ये विरोधाभास पैदा हुआ कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, 2, और हमने माना क्या था, पर P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर विरोधाभास पैदा हुआ। यह विरोधाभास इसलिए पैदा हुआ कि हमने शुरू में √2 को क्या मान लिया है, परमेय संख्या माना, उसी के कारण हुआ। तो इसलिए हम कहेंगे कि अतः √2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पर √2 था, आपको इसी तरीके से दे दिया जाएगा कि √3 है ना, √5 है, √7 है, कोई भी संख्या दी जा सकती है और कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि ये परमेय संख्या है ना। प्रश्न नंबर 21 का खा, इसमें देखो कहा है कि ये सिद्ध कीजिए कि 1 + sec a अपान sec a बराबर sin स्क्वायर a अपान 1 - cos a। ये हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है ना, सिद्ध करना है। तो चलिए पहले हम क्या लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि 1 + sec a अपान sec a। ये तो देखो 1 + sec a अपान sec a, यहाँ के इसका हर जो है कितना sec है, तो जो sec है ये 1 का भी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपान sec a प्लस यहाँ पे हम कर ले कि sec a अपान sec a। ये हो गया। अब देखो 1 अपान sec a, ये ना, ये बराबर किसके होता है, cos a प्लस, और sec a से sec a कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। यानी कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रूव कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, cos a + 1। अब इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है कि sin स्क्वायर a अपान 1 - cos a। तो देखो sin स्क्वायर थीटा, ये आपको फार्मूला पता है कि sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर a है तो ये हमारा हो जाएगा कि 1 - cos स्क्वायर a अपान होगा 1 - cos a।
अब यहाँ पे देखो cos स्क्वायर थीटा, अब ये फार्मूला एक होता है हमारा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस पे सॉल्व करेंगे तो ये आगे जो हमारा बनेगा ये आएगा 1 माइनस cos ए इंटू 1 प्लस cos ए अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस cos ए, ये है ये, तो 1 माइनस cos ए 1 माइनस cos ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 1 प्लस cos ए, ये आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए cos ए प्लस 1, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 प्लस cos ए, है ना, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे ये हमें मिल रहा है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर हो रहा है किसके, राइट हैंड साइड के, इसलिए ये चीज हमारी क्या हो रही है बच्चों, ये सीधा सीधा हमें प्रूफ कर रहे हैं, है ना, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अब देखो अगर इतना आपको ना करना हो, है ना, सीधे आप लेफ्ट हैंड साइड लो और राइट हैंड साइड आपको मिल जाए, तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले करके हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया क्या चीज, 1 प्लस cos ए। यहाँ तक तो मैंने बताया है कि इस लेफ्ट हैंड साइड को जब हम लेंगे, इसको जब हम प्रूफ करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है 1 प्लस cos ए, ये मिला ना 1 प्लस cos ए, ये मिल रहा है। पर प्लस का है तो इसमें हम इसी के माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम माइनस का नीचे करेंगे कि 1 माइनस cos ए करेंगे तो हमें 1 माइनस cos ए का ऊपर भी करना पड़ेगा, ये हो गया, है ना। तो आगे देखो क्या बनेगा कि 1 प्लस cos ए इंटू 1 माइनस cos ए, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए अपान 1 माइनस cos ए, ये आया। अब देखो 1 माइनस cos स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कि साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस cos ए, यही लाना था ना। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो हमें मिल गया क्या, राइट हैंड साइड, तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो रहा है बेटा, राइट हैंड साइड के, इसलिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो रहा है, सिद्ध हो रहा है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये था प्रश्न नंबर 21 का खा। देखिए प्रश्न नंबर 21 का ये कहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है तो संगत लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो हमें r बराबर कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और थीटा बराबर कितना है 90, समकोण आंतरित करता है। तो सबसे पहले हम एक फिगर बना करके समझते हैं कि ये जैसे कोई हमारा वृत्त है और इसका ये केंद्र O है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वृत्त की ये एक जीवा कोई खींची गई है A और B, ये है जीवा। अब O से हम A को मिलाते हैं और इसी O को B से मिलाते हैं तो ये केंद्र पर कितने का 90 अंश का कोण आंतरित करता है, और इसमें कहा गया कि इसके लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो हमारी जीवा है, अब ये जीवा इस वृत्त को 2 भाग में डिवाइड करती है, एक ये वाला भाग आता है जिसको हम कहते हैं लघु वृत्ताखंड, इसी का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और दूसरा ये वाला भाग है जिसको हम कहते हैं कि दीर्घ वृत्ताखंड, है ना, इसका नहीं निकालना है बल्कि हमें इसका निकालना है, ये लघु वृत्ताखंड का, यही लघु वृत्ताखंड जो है इसी का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए एक फार्मूला होता है, लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है कि पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है। अब इस पे हम सारी वैल्यू को रख देते हैं, तो पाई की वैल्यू जो होती है ये क्या हो जाएगी 22/60, r की वैल्यू है 21 का स्क्वायर है तो 21 गुणे 21 हो जाएगा, और थीटा का मान कितना है 90, बटे में क्या होगा यहाँ पे 360, माइनस क्या है 1/2 इंटू r का मान कितना है 21, r स्क्वायर है तो 21 गुणे 21 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो साइन और थीटा का मान कितना है 90, सबको हमने रख दिया। अब यहाँ से देखो हम काट देंगे, ये 7 × 21 कटेगा, और यहाँ पे देखिए आ जाएगा कि 22 गुणे 3 गुणे कितना आ गया 21 गुणे 90, और ये देखिए ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा बटे 360 माइनस 1/2 गुणे 21 गुणे 21 इंटू, है ना, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, हम इसको यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ से देखो हम काट देते हैं, 1 0 से 1 0 काटा, और ये 9 चौक कितना हो जाएगा 36, यहाँ से 2 से 22 को काटेंगे 11 बार, 4 को काटेंगे 2 बार, तो आगे देखो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 11 तियां कितना हो जाएगा बेटा 33 गुणे, और यहाँ पे ये कितना है 21 है ना, अपान कितना होगा यहाँ पे 2, अब यहाँ माइनस 1/2 है और 21 गुणे 21 है ना, तो जब 21 गुणे हम 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा 441। अब देखो यहाँ पे हम गुणा कर दें 21 और 33 का, है ना, 21 और 33 का गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम कर लेते हैं कि 33 में 21 का गुणा करते हैं तो 1 तिहाई 3, 1 तिहाई 3 और 2 तिहाई 6 और फिर 2 तिहाई 6, दोनों को हम जोड़ दो तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 और 6 3 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यानी कितना आ जाएगा 693, ये कितना होगा 693
बट्टा 21 माइनस ये कितना हो जाएगा कि 441 बटे का 2 है ना। यहाँ पे बटे का कितना है 2 है। यहाँ पे आएगा कि 693 बटा 2। अब देखो 693 में से 441 हम निकालेंगे तो ये 693 में से 441 माइनस कर देंगे, क्योंकि हर हमारा क्या है बराबर है, तो 3 में से 1 गए 2 और 9 में से 4 निकालेंगे कितना बचेगा 5 और 6 में से 4 निकालेंगे कितना आ जाएगा 252। तो आ जाएगा कि हमारा 252 बटे का 2 से काट दिया 2 1 2 2 दूना के 4 और एक बच्चा 2 तारा 12 2 6 12 यानी कितना आ रहा है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 21 का घ है, इसमें है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल देखिए है 15 से 20 का बारंबारता कितनी है 3 है और 20 से 25 की बारंबारता 8 है, 25 से 30 की बारंबारता 9 है, 30 से 35 की बारंबारता 10 है, 35 से 40 की बारंबारता 3 है और 40 से 45 की बारंबारता 2 है। हमें इस आंकड़े का क्या ज्ञात करना है बेटा बहुलक ज्ञात करना है। तो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है उस वर्ग अंतराल को हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये हमने ले लिया। अब इससे सारी चीज को हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ये जो हमारा ये 10 है ना 10, ये हमारा बन जाता है क्या चीज F0। इसके पहले का जो है वो F1 होगा और इसके बाद का जो है ये F2 होगा, है ना। और H L बराबर ये हमारा 30 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि ये जो L बराबर कितना जा रहा है 30 और F0 बराबर कितना है 10, F1 बराबर कितना है 9 और F2 बराबर कितना है 3 और H बराबर कितना आ जाएगा, ये 35 में से 30 निकालेंगे कितना बचेगा 5 बचेगा। अब उसके बाद हम फार्मूले का यूज करके सीधा बहुलक निकाल लेंगे। फार्मूला क्या होता है बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F0 माइनस F1 अपान 2 F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू H, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर हम रखते हैं L बराबर हमारा कितना है 30, यहाँ पे हमने रख लिया 30 प्लस, अब देखो F0 क्या था हमारा 10 था, 10 रखा माइनस F1 कितना है 9, इसको रख लेते हैं अपान में देखो 2F0 तो 2 इंटू 10 माइनस F1 की वैल्यू कितनी आ रही है, F1 की देखो है कितनी 9 और F2 की कितनी है 3 है ना इंटू H की वैल्यू कितनी है 5। सबको यहाँ पर देखो हल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस, अब 10 में से 9 निकालेंगे कितना बचेगा 1 अपान, अब ये 2 दहा में कितना हो जाएगा 20 माइनस 9 और 3 माइनस 9 माइनस 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 12 और H का मान यहाँ पे कितना है 5। ये हो गया बेटा 30 और यहाँ गया 1 और 20 में से 12 निकाला कितना आया 8 बटे 5। अब अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो 5 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5 बटे 8। अब इस 5 में है ना ये अंश है और ये हर है, 8 से हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे तो देखो 0 पॉइंट लगाया यहाँ पे 0 बढ़ाया तो 8 7 56 यानी कि 8 5 40 और 8 6 48 ये आ गया। 10 में से 8 निकाला 2 बचा 0 बढ़ाया, 8 गुना कितना हो जाएगा 16, 10 में से 6 निकाला 4 बचा 0 बढ़ा लिया, 8 5 कितना हो रहा है 40 है ना, ये अब खत्म हो गया तो कितना आया। अब यहाँ पे हम जोड़ देंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा देखो 30 प्लस और ये 5 बटा 8 का मान कितना आया है 0.625, इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 धन 625, यही हमारा क्या बन जाएगा बहुलक और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, है ना। तो देखिए प्रश्न नंबर 21 का ये अंगा है, इसमें है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 माइनस 3 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंता विभाजित करता है। कैसा विभाजित करता है अंता विभाजित करता है। तो देखो बच्चों ये हमने एक फिगर बनाया है, ये कोई रेखाखंड AB है, ठीक है, इसका ये कोई मध्य बिंदु क्या है P और ये विभाजित होता है, इसका जो विभाजन है वो M1:M2 है, यही हमें दिया गया कितना 3:1 है ना। अब यहाँ पर A का निर्देशांक 4 और -3 है, B का निर्देशांक 8 और 5 है, तो जो ये A का निर्देशांक है ये हमारा क्या होगा x1 और ये होगा y1 है ना, और यहाँ पे ये हो जाएगा x2 और ये हो जाता है y2। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि अनुपात निर्देशांक यानी कि उस बिंदु इस P के हमें क्या करना है कि निर्देशांक ज्ञात करना है कि जो 4 -3 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब यहाँ पर देखो सबके हम
वैल्यू रखते हैं। तो m1 का मान यहाँ पर देखो कितना है 3, तो यहाँ हमने लिखा कि 3 इंटू और x2 का मान कितना है 8 है, ये रख लिया, प्लस अब देखो m2 का मान कितना है 1 है, ये रखा, और x1 का मान कितना है 4, ये रख लिया, अपान m1 प्लस m2। तो m की वैल्यू कितनी है 3 और m2 की वैल्यू कितनी है 1, ये आ गया। अब दूसरा से जिससे देखो m1 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू y2 का मान कितना है 5, इसको रखते हैं, प्लस में देखो m2 की वैल्यू कितनी है 1 है ना, इंटू y1 की वैल्यू कितनी है -3, इसको हमने रखा, अपान देखो m1 प्लस m2 यानी कितना हो जाएगा 3 + 1, वैल्यू रख लिया। अब सबको हम सॉल्व करते हैं, तो देखो 3 का 8 में गुणा, 3 का 8 में गुणा करेंगे तो 3 8 कितना हो जाएगा 24, प्लस 1 का 4 में करेंगे तो 1 चौका 4, और 3 और 1 ये जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4। इसी तरीके से 3 का 5 में करेंगे तो 3 × 5 = 15, और देखो धन और ऋण मिलकर क्या हो जाएगा ऋण, 1 का 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 3, और 3 और 1 कितना हो जाता है बेटा 4। अब यहाँ पे आगे करें 24 और 4 कितना हो जाएगा 28/4, और 15 में से 3 निकालेंगे कितना आ जाएगा 12/4, 4 से हम भाग दिया, 4 × 7 = 28, 4 से भाग देंगे तो 4 × 3 = 12, यानी निर्देशांक कितना आ रहा है 7 और 3। यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा कि उस बिंदु के निर्देशांक कौन है 7 और 3, जो रेखाखंड कौन बिंदु 4 और 3, 8 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। अब प्रश्न नंबर 21 का 4, इसमें कहा गया है कि y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु 5 - 3 13 और y के बीच की दूरी का मात्रक कितना है 10 है। अब यहाँ पर हमें ये बिंदु दिया गया है, कौन कौन सा है, देखो 5 है, कामा -3, और दूसरा है हमारे पास 13 और y है ना, और इनके बीच की दूरी का मात्रक कितना दिया है 10 दिया है, और हमें इसी y का क्या करना है मान ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या होता है, ये x1 है और ये y1 है, ये क्या है हमारे पास x2 है और ये y2 है, ये हमने पता कर लिया। अब यहाँ पर देखो फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये बराबर होता है कि √ यानी करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया है 10 दिया है, इसको हम यहाँ पे रख लेंगे। अब करड़ी में देखिए x1 की वैल्यू कितनी यहाँ पर 5 है, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 13 है, यह आ जाएगा, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस। इसी तरीके से देखिए y1 का मान कितना है -3 है, और y2 है ना, y2 का मान कितना है देखो y है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज -y का क्या हो गया होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो आगे यहाँ पे ये 10 एज इट इज रहेगा, -13 में से 5 निकाला कितना बचा -8 का स्क्वायर हो गया, प्लस अब यहाँ पे ये देखो कितना है -3 और -y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आगे हम एक स्टेप और करते हैं, तो 10 और ये हमारा -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 है ना, 8 × 8 = 64। इस तरीके से हम करेंगे कि ऋण 8 गुणे ऋण 8, तो 8 × 8 कितना हो गया 64, और ऋण क्या हो जाएगा बेटा धन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस, अब यहाँ पे क्या है देखो -3 है और -y का होल स्क्वायर है। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो हमें ये रूट हटाना पड़ेगा ना, ये हमारा 64 है, ये हमें क्या पड़ेगा ये रूट हटाना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इस पूरे का वर्ग करेंगे, तो जब इसका करेंगे तो हमें इसका भी करना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो ये 10 का वर्ग हो गया बराबर, अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, देखो रूट में क्या है ये हमारे पास 64 प्लस, अब ये कितना है 3 - y का होल स्क्वायर, -3 - y का होल स्क्वायर। अब इस पूरे का हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, तो 10 का वर्ग कितना आ जाएगा 100, और देखो ये वर्ग से स्क्वायर से ये खत्म हो गया, तो यहाँ बचा कितना 64 प्लस, और यहाँ क्या बचा है -3 - y का होल स्क्वायर। इस 64 को हम इधर लेके आए तो ये हो जाएगा 100 - 64 बराबर, यहाँ बचा -3 - y का होल स्क्वायर। अब देखो 100 में से 64 हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा 36, यहाँ पे आया -3 - y का होल स्क्वायर, ये आ रहा है ना, बात यहाँ तक समझ में आ रही है। अब यहाँ से देखो अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हमारा चढ़ जाएगा वर्ग करड़ी यानी कि रूट 36, यहाँ बचा कितना -3 - y ये बचा है ना। अब 36 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे स्क्वायर रूट तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 बराबर आएगा कितना -3 और -y। अब इस -3 को हम इधर लेके आए तो ये हो जाएगा हमारा 6 + 3 बराबर कितना आ गया -y। अब देखो आगे क्या होगा 6 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 9, और बराबर कितना आ रहा है यहाँ -y, यानी -y बराबर 9,
तो y बराबर कितना आ जाएगा, -9। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। यही वैल्यू हमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी।